Hello, fellow students. Let's discuss about logistics, international marketing logistics. आज का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स। पिछली वीडियो में हमने कंसेप्ट इंट्रो और कंसेप्ट के बारे में जान लिया कि होता क्या है लॉजिस्टिक्स और इंटरनेशनल लेवल पर लॉजिस्टिक्स की वैल्यूज। आज शुरू करते हैं कि हाँ भाई ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, क्या अचीव करना चाहते हैं हम लॉजिस्टिक्स को पढ़ के और लॉजिस्टिक्स को प्रॉपरली परफॉर्म करके। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉजिस्टिक्स सिंपल टू इंश्योर द फॉलोइंग। आपका और मेरा इस किताब को पढ़ने का और एक बिजनेस ओनर का 1 लाख रुपए महीने के हिसाब से किसी बंदे को, पर्टिकुलर बंदे को लॉजिस्टिक्स हैंडल करने के लिए हायर करने का सिर्फ इतना ही मोटिव होता है, इतना ही ऑब्जेक्टिव होता है कि वो बंदा ये 5 चीजें इंश्योर कर दे। क्या इंश्योर कर दे? कि जो हमारा बायर होता है उसको करेक्ट क्वांटिटी में, डिजायर लोकेशन पे, रिक्वायर्ड टाइम पे, यूजेबल कंडीशन में, लोएस्ट कॉस्ट पे हम मटेरियल प्रोवाइड करवा देते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाता है जी। अब अगर ये नाम ज्यादातर अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, पर फिर भी जिन लोगों को समझ नहीं आया उनके लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। करेक्ट क्वांटिटी में यानी कि अगर मैंने 1 लाख यूनिट्स मांगी हैं, यूनिट्स अगर किसी चीज की मांगी है तो मेरे को 1 लाख यूनिट्स ही मिलनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा। ओके, दैट इज करेक्ट क्वांटिटी। डिजायर्ड लोकेशन, अगर मेरे को कोई यूनिट, ये यूनिट्स दिल्ली में चाहिए हैं तो दिल्ली में मिलनी चाहिए, ना कि उसके आसपास की किसी भी सिटी में। नोट एनी अदर सिटी नहीं चलेगी, मेरे को दिल्ली में ही चाहिए। रिक्वायर्ड टाइम पे, अगर मेरे को सुबह 10 बजे इसकी ज़रूरत है तो मुझे 10 बजे ही मिलनी चाहिए, ना कि ना 9 बजे ना 11 बजे। एट यूजेबल कंडीशन यानी कि रेडी टू यूज़ मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको यूज़ होने में भी, अभी तैयार होने में भी समय लगेगा। एट लोएस्ट कॉस्ट यानी कि अगर ये सारी सारी चीज़ें भी होनी चाहिए और जितनी मिनिमम कॉस्ट हो सकती है, जितनी मिनिमम कॉस्ट हो सकती है वो मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए। अगर एक मैनेजर, एक लॉजिस्टिक मैनेजर अगर ये सारी सारी चीजें अचीव कर लेता है तो उसने 1 लाख रुपए महीना जो एक ओनर उसको प्रोवाइड कर रहा है वो उसने वसूल करवा दिए जी उसके। यही है ऑब्जेक्टिव्स। अब जाहिर सी बात है, सिर्फ इतनी सी बातें हम अपने एग्जाम में तो लिख नहीं सकते, तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। लॉजिस्टिक्स के बारे में हमने मेन ऑब्जेक्टिव तो पढ़ लिया। अब जानते हैं कि इसके जो एग्जाम में लिख सकते हैं वे ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं। अगर हम प्रॉपर लॉजिस्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, अगर ढंग से लॉजिस्टिक्स का जो प्रोसेस है उसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये फॉलोइंग 5 थिंग्स भी हम अचीव कर सकते हैं। अब कस्टमर सर्विस, अगर आज की डेट में कंपटीशन का तो आपको मालूम ही है जी। अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस की ना भी बात करें, लोकल बिजनेस की बात करें, तो कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर हम कस्टमर सर्विस भी इम्प्रूव कर देते हैं ना तो इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। मैं चलो इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलते हैं देयर आर 2 टिफिन सर्विसेज, होम डिलीवरी टिफिन सर्विसेज इन आवर मार्केट। तो जहां हम दिल्ली में काम करते हैं मान के चलते हैं, और यहाँ दिल्ली में 2 टिफिन डिलीवरी सर्विसेज हैं। एक बंदा मशहूर है अपनी टाइमली डिलीवरीज के लिए, जो डिलीवरी टाइम के, मतलब लंच टाइम के 10 मिनट पहले, एग्जैक्ट 10 मिनट पहले आपको डिलीवरी ज़रूर पहुंचाएगा। और दूसरा बंदा अक्सर ये भी 10 मिनट पहले ही, दावा तो 10 मिनट पहले के ही करता है, पर कई बार लंच टाइम में और कई बार आधा घंटा लेट तक हो जाता है। ये बंदा टिफिन सर्विस के लिए चार्ज करता है 100 रुपये पर टिफिन, और ये चार्ज करता है 70 रुपये पर टिफिन। मुझे ये बताइए, आप किस बंदे का टिफिन खाना पसंद करेंगे? इनका अगर हम मान के चलते हैं दोनों का टिफिन सेम है, मतलब जो ये कंटेंट है जो टिफिन का वो 100% सेम है, आप कौन से बंदे का टिफिन खरीदना पसंद करेंगे? मैं तो कहता हूँ कि आप में से ज़्यादातर यानी कि अप्रोक्स 90% लोग इसी के पास जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक यूनिक सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है कि लंच टाइम से 10 मिनट पहले, यानी कि आपको, आपका जो लंच टाइम है वो 1 घंटे का भी हो सकता है, 30 मिनट्स का भी हो सकता है, और 40 मिनट्स का भी हो सकता है, वट, पर इससे 10 मिनट पहले आपके हाथ में इन हैंड आपके 10 मिनट पहले लंच आ जाएगा। बेशक 30%, 30 रुपये हमें एक्स्ट्रा ही ना देना पड़े। ये है कस्टमर सर्विसेज का बेस। कस्टमर सर्विस का ये है अल्टीमेट बेस।
सिर्फ टाइम यूटिलिटी प्रोवाइड करवाई है हमने इसको, हमने, ये तो लोकल लेवल पे बात हो गई। इंटरनेशनल लेवल पे तो आप जानते हैं छोटी छोटी चीजें कितनी ज्यादा मायने रखती हैं। कस्टमर सर्विसेज कुछ नहीं लगता है इसके अंदर, मतलब कस्टमर सर्विसेज के अंदर ज्यादा कुछ आता इन्वॉल्व नहीं होता। सबसे पहला होता है टाइमली डिलीवरीज, दूसरा पॉइंट आता है हमारा हैंडलिंग मर्चेंडाइज विद केयर, स्पेलिंग्स पे ध्यान मत दीजिएगा। थर्ड पॉइंट है रिलायबिलिटी ऑफ इन्वेंट्री, और फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा इकोनॉमी इन ऑपरेशंस। समझिए, टाइमली डिलीवरी का पॉइंट हमने समझ लिया। अगर हम है ना हैंडलिंग मर्चेंडाइज विद केयर, कि जो हमारी मर्चेंडाइज है यानी कि जो प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं उसको प्यार से संभाल से आपके कस्टमर तक पहुंचाए, यानी कि जैसा हमने पैक किया है, जैसा हमारे पास शोरूम में जो फोन रखा है वो कस्टमर के हैंड्स तक बिना किसी स्क्रैच के पहुंचे, दैट इज व्हाट नोन एज हैंडलिंग मर्चेंडाइज विद केयर। रिलायबिलिटी यानी कि हमारे पास है ना ऑप्शंस, मतलब जो हमारा स्टॉक है वो इतना, जब एक कस्टमर को जरूरत है उसको उसके जरूरत के समय पर वो चीज मिलनी चाहिए। आपने फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसे साइट्स पे देखा होगा, वो लाइन लाइन में नीचे लिखा जाता है ना आउट ऑफ स्टॉक, यानी कि उनके लॉजिस्टिक सिस्टम थोड़ा वीक है। वो है ना आपकी जरूरत के समय पे जो प्रोडक्ट आप खरीदना चाह रहे हैं वो अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं, लैक ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज। इकोनॉमी ऑपरेशन इन ऑपरेशन यानी कि हमारे जो ऑपरेशंस हैं वो एक इकोनॉमिक लेवल पे बराबर रहने चाहिए, इकोनॉमी होनी चाहिए, उनके अंदर ज्यादा ऊपर नीचे ना होते रहे। एक इफेक्टिव, एक बेहतरीन लॉजिस्टिक मैनेजर क्या कर सकता है कंपटीशन के आज के जमाने में, एक इफेक्टिव लॉजिस्टिक मैनेजर क्या कर सकता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। इंटरनेशनल के बारे में बात कर रहे हैं तो पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पर कहां तक, किस लेवल तक डीप स्टडी की जाती है। हम एक इंटरनेशनल लेवल पर वो स्टडी करेगा कि इस फैक्टर को स्टडी करेगा कि आपको है ना इन सर्विसेज में से, इनमें से क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको टाइमली डिलीवरी की सबसे ज्यादा नीड है, जैसे टीम सर्विसेज में टाइम सबसे ज्यादा मायने रखता है। मेंटेनेंस ऑफ हैंडलिंग मर्चेंडाइज विद केयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यानी कि जो आपको गुड्स चाहिए वो सबसे, जो आपको गुड्स चाहिए वो उसी प्रोडक्ट में, मतलब बिना किसी स्क्रैच के आपके हाथ में आने चाहिए, यानी कि या अवेलेबिलिटी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या इकोनॉमी इन ऑपरेशन सबसे ज्यादा। इन फैक्टर्स को एनालाइज करके ये निकाल लेगा कि इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अलग अलग माइंडसेट के लोगों को अलग अलग प्रोडक्ट से रिलेटेड अलग अलग माइंडसेट के लोगों को अलग अलग चीजों की जरूरत हो सकती है। तो जिस मार्केट में वो डील कर रहा है सबसे पहले तो वो ये एनालाइज करेगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है उसमें। दूसरा फिर वो क्या एनालाइज करेगा कि कंपटीशन में जो हमारे हैं वो क्या ऑफर कर रहे हैं, जैसे कि उस टिफिन सर्विस वाले का एग्जांपल लेते हैं, तो उसने नोटिस किया जो बी लिमिटेड है वो अपनी टिफिन सर्विसेज को अक्सर 30 मिनट तक लेट कर देती है। तो उसने अपना मोटो ही बना लिया कि 10 मिनट पहले तक, लंच टाइम के 10 मिनट पहले तक ही हमें अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करना है, इसलिए वो ए लिमिटेड ज्यादा सक्सेसफुल है। हमने पहले चेक किया। इस तरीके से वो अपने कंपटीटर के उसको एग्जामिन करेगा कि कैसे उसका कंपटीटर परफॉर्म कर रहा है, और फिर इन दोनों के मिश्रण से, इन दोनों एनालिसिस के मिश्रण से वो निकालेगा कि उसको खुद की कस्टमर सर्विसेज को कैसे प्रोवाइड करना है, कैसे वो अपनी अपनी कस्टमर सर्विस को परफॉर्म करेगा। और वो सर्विस, उस सर्विस के बेसिस पे आपसे कैसे वो सेल्स प्रोड्यूस करवाएगा। ये था हमारा पहला पॉइंट। चलो दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ तीन एलिमेंट से बनती है। फर्स्ट एलिमेंट हो गया, तीन एलिमेंट से बनती है ट्रांसपोर्ट, दूसरा हो गया हमारा वेयरहाउस, तीसरा हो गया इन्वेंट्री मेंटेनेंस। अगर आप ध्यान दें तो ये तीनों एलिमेंट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। कितने नंबर ऑफ वेयर हाउसेज होंगे,
उससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिफाइन होती है। अगर मान के चलिए आपकी एक फैक्ट्री है और आपके पास चार वेयर हाउसेज हैं, तो वहाँ के लोकल होलसेलर्स को, वहाँ के आसपास के लोकल होलसेलर्स को आप वेयर हाउस से सीधा माल पहुँचा सकते हैं इंस्टेड की फैक्ट्री से सीधा माल लेके जाने से। तो इससे आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे अफेक्ट पड़ता है, आपके नंबर ऑफ वेयर हाउसेज से आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ता है। और एक और एग्जांपल लेते हैं, इन्वेंट्री मेंटेनेंस, यानी कि इन वेयर हाउसेज में आप कितना स्टॉक मेंटेन करते हैं आप। इसकी कैपेसिटी है मान के चलिए 10,000 यूनिट्स होल्ड करने की, ठीक है, और आप कोशिश करते हैं कि 500 तक हम इसके अंदर मेंटेन करके रखें, और आपका अचानक से आपका होलसेलर मांग लेता है 600 यूनिट्स तक। अब आप देखेंगे कि आपके वेयर हाउस में तो सिर्फ 500 यूनिट्स हैं, तो आपको फैक्ट्री से ही सीधा, या तो फैक्ट्री से सीधा आप पहले 100 यूनिट्स यहाँ वेयर हाउस में डलवाएंगे और वेयर हाउस से होलसेलर के यहाँ, या फिर सीधा फैक्ट्री से ही 600 यूनिट होलसेलर को पहुंचाएंगे। यानी कि इन्वेंट्री मेंटेनेंस कितनी करते हैं आप वेयर हाउस में, ये भी एक फैक्टर बन सकता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को डिफाइन करने का। ये तीनों पॉइंट्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब एक इफेक्टिव लॉजिस्टिक मैनेजर इन तीनों पॉइंट्स को कंसीडर करेगा और एक बेस्ट पॉसिबल, इन तीनों एलिमेंट्स को कंसीडर करके बेस्ट सिनेरियो निकालेगा कि हमें कितनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देनी चाहिए, कितने नंबर ऑफ वेयर हाउसेज होने चाहिए, कहाँ कहाँ लोकेटेड होने चाहिए, कितनी उसके अंदर इन्वेंट्री मेंटेन करनी चाहिए, ताकि हमारी जो कॉस्ट है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, वो मिनिमाइज हो सके। बेस्ट सिनेरियो निकालेगा कि इनमें से कितना कितना हम इस्तेमाल करें ताकि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो कम से कम निकल के आए। दैट इज आवर सेकेंड पॉइंट। ये हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव हो गया, रिडक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। थर्ड है एडिशनल सेल्स। चलिए समझते हैं एडिशनल सेल्स को। सेल्स एडिशन एक सिंपल फंडा है जी। अगर आप बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करेंगे, गुड कस्टमर सर्विस, अगर हम गुड कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, अपने आप सेल्स बढ़ेंगे। अगर हम लो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट देंगे, यानी कि कॉस्ट हमारी लो होगी, प्राइसेस लो होंगे, तो अपने आप सेल्स बढ़ेगी। इन्हीं फैक्टर्स को, जो हमारे एग्जिस्टिंग फैक्टर्स हैं, इन्हीं फैक्टर्स को इंप्रूविंग कस्टमर सर्विस और रिड्यूसिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, क्रिएटिंग टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी, इन्हीं फैक्टर्स को अगर हम यूज करते हैं तो हमारी कस्टमर जो हमारी सेल्स है, सेल्स अपने आप बढ़ जाती है। सेल्स बढ़ाने का कोई खास मुश्किल का काम है नहीं। कंपटीशन से लो प्राइस पे आप प्रोडक्ट अवेलेबल करवा दो, अपने आप कस्टमर सर्विस बढ़िया दीजिए, अपने आप आपकी सेल्स बढ़ जाएगी। जनरेटिंग एडिशनल सेल्स, ये अनदर ऑब्जेक्टिव होता है हमारा लॉजिस्टिक्स का, ये अनदर ऑब्जेक्टिव होता है। अब हम फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं, दैट इज क्रिएटिंग प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी। प्लेस और टाइम यूटिलिटी यानी कि जिस कस्टमर को सही समय पे राइट टाइम और राइट प्लेस अगर आप दे देते हैं, ये ही है टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। अब इसको राइट टाइम और राइट प्लेस कैसे डिफाइन किया जा सकता है, कैसे इसको अचीव किया जा सकता है? नंबर ऑफ वेयर हाउसेस, हमारे फैक्ट्री से कितने वेयर हाउसेस और वो कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है राइट टाइम और राइट प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। अगर मान के चलिए आपका होलसेलर सिर्फ 1 लाख यूनिट्स की डिमांड करता है, 1 लाख यूनिट्स की डिमांड करता है और आपके वेयर हाउस में 80,000 पड़ी हैं, 80,000 पड़ी हैं, तो
इस सिनेरियो में आपको सीधा फैक्ट्री से ही उनको वहां भेजना पड़ेगा या फिर आसपास के वेयर हाउसेस से मंगवाना पड़ेगा। इस तरह की यूनिट, इस तरह की हमें मैनेजमेंट का, एक इफेक्टिव मैनेजमेंट का, लॉजिस्टिक मैनेजर का काम क्या होगा, वो इन चीजों पर ध्यान रखे कि एक वेयर, उस एरिया का, उस पर्टिकुलर एरिया का, एक पर्टिकुलर एरिया का जो होलसेलर है वो कितनी डिमांड कर सकता है, उसके हिसाब से वो डिफाइन करे कि हम इस वेयर हाउस में कितनी यूनिट्स को स्टोर कर सकते हैं, करना चाहिए। हमें 1,10,000 यूनिट्स को स्टोर करना चाहिए इस हमारे केस में, ताकि हमें जब भी उसको जरूरत पड़े हम उसको विद इन टाइम, मानिए चलो सुबह 10 बजे का एग्जाम्पल ले रखा हमने, 10 बजे उसको इन यूनिट्स की जरूरत है तो 10 बजे हम उसको प्रोवाइड करवा सके। ये नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब नंबर ऑफ वेयर हाउसेज और उसके अंदर मेंटेन होने वाली इन्वेंट्री पर डिपेंड करता है कि हम कैसे उनको टाइम और प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं, जो कि हमारे लॉजिस्टिक्स के अंदर पार्ट में आता है। अब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अब फिफ्थ पॉइंट है हमारा प्राइस स्टेबलाइजेशन। आपने ये तो नोटिस किया ही होगा कि प्रोडक्ट्स के, अक्सर रॉ मटेरियल्स के, खासकर मैट्स के खासकर प्राइसेस ऊपर या नीचे होते रहते हैं। आयरन के या वीट के, गेहूं इनके प्राइसेस कैसे ऊपर नीचे होते रहते हैं, हमने ये देखा होगा। रॉ मटेरियल, हमने 12th क्लास में, 11 12th क्लास की को में पढ़ा था, सप्लाई और डिमांड कोज करता है प्राइसेस का फ्लक्चुएशन, कि एक यूनिट का प्राइस कितना होगा, और जितनी ज्यादा सप्लाई होगी उतना कम, और जितना ज्यादा डिमांड होगी उतना ज्यादा। ये तो हमने पढ़ा है। एक कॉम्पिटेंट, एक लायक लॉजिस्टिक मैनेजर क्या करेगा इस केस में, इस सिनेरियो में क्या करेगा। गेहूं का केस है, मान के चलते हैं, जब हार्वेस्टिंग सीजन होगा, जब हार्वेस्टिंग सीजन होगा, जब सप्लाई ज्यादा होगी, रेट कम होंगे, लो होंगे, तो वो स्टॉक कर लेगा इसको, ताकि जब नॉन हार्वेस्टिंग सीजन होगा और प्राइसेस हाई होंगे, तो भी वो स्टॉक का इस्तेमाल करके एक अपने जो हमारे फिनिश गुड्स हैं, जो हमारे फिनिश गुड्स हैं उनको एक प्राइस स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करा सके। अगर हम अगर हमारे पास स्टॉक में रॉ मटेरियल पड़ा होगा तो हमें रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ने पर प्राइस बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जो कि हम अचीव कर सकते हैं इफेक्टिव लॉजिस्टिक मैनेजमेंट से। यही थे हमारे आज का टॉपिक, ऑब्जेक्टिव लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। होप आपको मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक्ड इट, गिव इट अ थम्स अप। इफ यू हैव एनी डाउट्स, feel free to comment and subscribe for more.